अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सीएसएस और पीएमएस में इंग्लिश ऐसे किस कदर क्रूशल फैक्टर है पास होने के लिए, और हमने डिफरेंट क्वेश्चन थे जैसे कि टाइप्स ऑफ सीएसएस और पीएमएस इंग्लिश ऐसे की क्या होती हैं, कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं और मोस्टली इन ऐसे में, और इंग्लिश ऐसे का मटेरियल कहाँ से लेना है। ये 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब इंशाल्लाह अब जो आगे रिमेनिंग पोर्शन है हमारा, उसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों हाउ टू पास सीएसएस एंड पीएमएस इंग्लिश ऐसे बेस्ट स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन की आउटलाइन कैसे बनानी है और राइट इंट्रोडक्शन कैसे करना, बॉडी और रिटन कंक्लूजन और एक्सप्लेनेटरी ऐसे, इन चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ऐसे की टाइप्स क्या हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये लोग इंग्लिश ऐसे में फ़ेल क्यों होते हैं, और तीसरे नंबर पे मटेरियल कहाँ से लेना है और कौन सा मटेरियल लेना है, और क्या फ्री में ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है, और ये सभी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसमें मिलेंगे, और आप ज़रूर उसको देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं आगे, जहाँ से हमने लेक्चर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमने देखा था लास्ट में मटेरियल के बारे में। आज हम देखेंगे कि जो एक इंग्लिश अच्छा ऐसे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लें दोस्तों, हम पहुंच गए स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों, जो सीएसएस या पीएमएस इंग्लिश ऐसे होता है, उसका पेपर वो इनवेरिएबली कंटेन सच काइंड्स ऑफ टॉपिक ऑन विच आर रीजनेबल कैंडिडेट कैन राइट एन ऐसे। तो जिस पे सिर्फ एक रीजनेबल कैंडिडेट ही मतलब ऐसे लिख सकता है। तो दोस्तों, आप भी रीज़नेबल कैंडिडेट्स हैं, ये नहीं आपने अपने आप को कभी भी कमतर नहीं समझना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपने, जब इंसान को अल्लाह किसी चीज़ का इल्म दे दे तो उसको मौके पे यूज़ करना, और प्रॉपर तौर पे अपने पूरे हवास के साथ एग्ज़ामिनेशन में बैठ के आप जो प्रीवियस वीडियो में हमने चीज़ें डिस्कस की, फेलियर की 3 बेसिक रीज़न्स, उनको जब आप पेपर को देख के देखेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आप टॉपिक को बिल्कुल देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसमें मैंने किस डिमेंशन में जाना है, टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, वो बताता है कि जो रीज़नेबल कैंडिडेट हैं वो ऐसे के लिए सच एज करंट अफेयर टॉपिक हो सकता है, लिटरेरी टॉपिक हो सकता है, इसके अलावा पास्ट पेपर लुक लाइक टॉपिक हो सकता है। आफ्टर सेलेक्टिंग द टॉपिक थिंक हार्ड टू असर्टन इट्स ट्रू मीनिंग। दोस्तों, ये हमने प्रीवियस भी फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न देखी थी। जब तक आप उसका ट्रू मीनिंग नहीं ना देखते, द इनकरेक्ट मीनिंग क्या करता है, श्योरली लीड टू यू राइट एंड इररेलेवेंट ऐसे। आप ऐसे पूरा लिख आते हैं, आप बहुत पुरजोश होते हैं कि मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप उसकी मीनिंग ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि रिमेंबर दैट एन ऐसे हैज़ 3 पार्ट्स। दोस्तों, ऐसे के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है उसका इंट्रोडक्शन होता है, पार्ट नंबर 2 उसकी बॉडी होती है, और पार्ट नंबर 3 उसका कंक्लूजन होता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ ये रिटन वर्क भी लिया है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मतलब लिखी हैं, इंशाल्लाह आज आपको दिखाऊंगा, आउटलाइन दिखाऊंगा। तो हाउ टू मेक एन आउटलाइन, पहले आउटलाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो आउटलाइन है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट शोज द कंटेंट इन पैराफ्रेज्ड सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ। तो ये असल में वो स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट शोज द कंटेंट इन पैराफ्रेज्ड सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ। तो ये असल में आपकी आउटलाइन होती है। दिस इज़ हाउ यू मेंटली कैप्चर द इंटायर ऐसे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आउटलाइन से देख के एग्जामिनर को और आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस डिमेंशन में जाएंगे, आपने इसमें लिखा क्या है, और आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड क्या किया है। तो दोस्तों, आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल दी है कि एनर्जी क्राइसिस एक ऐसे अगर आ गया है, और उसकी काजेज़ और इफेक्ट्स के बारे में सिंपल एक एक्सप्लेनेटरी टाइप है। हम टाइप्स को भी देखते हैं नीचे। तो दोस्तों,
उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है। अब देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका इंट्रो। ठीक है दोस्तों, इंट्रो में हम बताएंगे एनर्जी अ लाइफ लाइन, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई एंड गैप, और फिर इसके बारे में हम इसकी कॉजेज जो डिस्कस करेंगे उसको शॉर्टली वहाँ पे बताएंगे, और इसके जो सोल्यूशन बताएंगे वो, और उसके इफेक्ट्स वगैरह उसको शॉर्टली इंट्रो में थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद हम इसकी कॉजेज की तरफ मूव करेंगे, और दोस्तों हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ के बाद हम इसके जो उसने चीज़ पूछी हुई है उसके इफेक्ट को करेंगे, फिर सजेशंस बताएंगे, और फिर हम आखिर में इसको कंक्लूड कर देंगे। तो दोस्तों, जब भी आपने कोई भी मेन आउटलाइन लेनी है उसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉजेज़ है, तो आपने हमेशा जो मेन रीज़नेबल और कॉजेज़ हैं वही बतानी है। फिर उनकी सीक्वेंस कॉजेज़ की ऐसे बतानी है कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, ये ना हो कि कोई चीज़ ने बाद में आना था आपने उसको पहले लिख दिया और जो पहले आनी थी वो बाद में लिख दी। तो जैसे कि मैंने लिखी हुई है इधर, नो मेजर प्रोजेक्ट्स वर अंडरटेकन बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, फेलियर टू इंक्रीज द जनरेटिंग कैपेसिटी, द प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर डेप्थ। तो इसके इफेक्ट्स में क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, यानी बड़े से हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, इफेक्ट्स ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री है। दोस्तों सजेशन ये है कि रिजॉल्विंग द सर्कुलर डेप्थ को रिजॉल्व करना चाहिए, बिल्डिंग स्मॉल पावर प्लांट्स को, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट्स। आखिर में कंक्लूड है। दोस्तों जो कंक्लूजन होता है वो बी ऐसे का बहुत ही अहम पार्ट है। कंट्री लाइफ इज़ बेटर देन अ सिटी, ऐसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे आया हुआ है कि कंट्री लाइफ इज़ बेटर देन सिटी वाज आस्क्ड इन दिस ऐसे यू मस्ट मेक एन आउटलाइन हैविंग टू मेजर हेडिंग। क्या वन इज़ कंट्री लाइफ एंड अदर इज़ सिटी लाइफ। तो ये देखें ना, जब इस तरह के ऐसे आ जाए तो वहाँ पे आपने दो यानी टू मेजर हेडिंग बनानी है। द मेन हेडिंग मस्ट हैव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग लाइफ, देयर आर सब हेडिंग। तो हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है, अब हमने देख लिया। ऐसे के 3 पार्ट्स हैं, इंट्रो है, बॉडी है, और उसके बाद कंक्लूजन है। तो दोस्तों आपने ये जो इंट्रो लिखना है वो उसके लिए कि अगर आपके पास आर्गुमेंटेटिव जो हमने डिस्कस किया है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ गया है, तो आपने स्टार्ट विद द स्टार्टर एंड थीसिस स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ऐसे। मैं थीसिस स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा कैसे लिखनी है, होती क्या है, और ऐसे का इंट्रो में क्या 4 पार्ट्स आने हैं। ये देखें, मैं आपको ये देखें दोस्तों, सबसे पहले इंट्रो में यानी आपका जो ब्राइट स्टार्ट होगा, आपकी हुक या आई कैचर आपकी एक स्टेटमेंट आएगी, हुक स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आप थीसिस सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद थीम ऑफ थीसिस लिखेंगे, उसके बाद इंट्रो ऑफ द टॉपिक लिखेंगे। ये आपका ब्राइट स्टार्ट हो जाएगा इंट्रो का। उसके बाद इंट्रो के बाद दोस्तों आप जो सेकंड चीज़ की तरफ मूव करेंगे, ये मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, वो होगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। यानी आप बताएंगे कि प्रेजेंट जो एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ गोइंग एट प्रेजेंट, वो आप डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे यानी ये बॉडी का पार्ट है पहला। उसके बाद आप उसकी तरफ जेनेसिस की तरफ जाएंगे। असल में जेनेसिस दोस्तों होता है वो उसकी रूट काज को कहते हैं कि वाई इट हैज़ बीन हैपनिंग लाइक दिस। ये क्यों एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, ये क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, ये क्यों पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ये क्यों पॉलिटिकल पोलराइजेशन कंट्री के अंदर है, ये क्यों दुनिया के अंदर एक टेररिज्म फैला हुआ है। यानी आप उसकी एक जेनेसिस भी करेंगे, उसकी रूट काज भी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों एक आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उस ऐसे में अपना ज़रूर बताएंगे। ये भी बॉडी का एक अहम पार्ट है कि फ्राम हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन लाइक दिस। तो आप इनको आपस में कनेक्ट भी करते जाएंगे। देखिए मैंने इधर आपको ये बनाया हुआ, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सबसे पहले जब हमने इंट्रो स्टार्ट किया तो हमने उसका ब्राइट स्टार्ट से किया। ब्राइट स्टार्ट को हम इसके साथ उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ लिंक करेंगे। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको पूरा पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगा, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अगर इशू बेस ऐसे आ गया तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपने एक आई कैचर या हुक यानी अटेंशन वाली ग्रैबिंग एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो भी मैं लिखी हुई आपको कुछ स्टेट्स में दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे आपने ढूंढनी है। तो फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, फिर थीम ऑफ थीसिस लिखना है, फिर इंट्रो ऑफ द टॉपिक। ये 4 चीज़ें आपने अपने इंट्रोडक्शन की ये 4 चीज़ें हैं आपकी ये वाली। उसके बाद आपने प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों आप आगे मूव करके चले गए जी उसके जेनेसिस की तरफ कि रूट काज वाई इट हैज़ बीन हैपनिंग दिस लाइक दिस। फिर आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर बताएं अगर इशू बेस ऐसे आ गया कि फ्रॉम हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन लाइक दिस, कि कितने अरसे से ऐसा हो रहा है।
ये आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जब इशू बेस्ड कोई भी टॉपिक आ जाए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर बताएं, बल्कि कोई भी ऐसे आता उसका अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है तो ज़रूर बताएं उसके अंदर, उससे उसको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स को जो बेसिकली इस टॉपिक की सही अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आप बताएंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज कि व्हाट सो फार हैज़ बीन डन टू फिक्स द इशू एंड व्हाट इज इन द प्रोसेस, कि क्या हो गया है और क्या हो रहा है अभी इस इशू को सॉल्व करने के लिए, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, टेररिज्म है, या कोई और टॉपिक इसी तरह इशू बेस है, तो आप उसको बताएंगे कि क्या अभी तक कोशिशें की जा चुकी हैं कंसर्न पार्टी की तरफ से और क्या होंगी। उसके बाद आप दोस्तों, यानी आपने ब्राइट स्टार्ट लिया, आपने उसका प्रेजेंट सिचुएशन बताई, आपने उसका हिस्ट्री बताई, आपने दोस्तों उसकी एफर्ट्स मेड बाय कंसर्न पार्टी, फिर उसमें आप सजेशन या मेजर्स जो लेनी है उनको बुलेट्स फॉर्म में लिख के इसके साथ हेडिंग के साथ के व्हाट शुड बी डन नाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। उसके बाद आखिर में आप कंक्लूड करेंगे। तो रिपीट योर थीम, आप अपने थीम को दोबारा रिपीट करेंगे, शो दैट यू हैव प्रूव योर पॉइंट, आप आखिर में ये कंक्लूजन में प्रूव करेंगे उसको कि जो वो पॉइंट पूछा गया था वो आपने प्रूव किया। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि थीसिस क्या होता है, थीम क्या होता है, हुक स्टेटमेंट क्या होती है, इंट्रो ऑफ द टॉपिक कैसे लिखना है, तो आपस में कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये देखें, इनको आपस में कैसे लिंक करते जाना है और आपने वापस फिर वहीं जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे उसको यानी कंक्लूड कर देना है, उसको बताना है कि जो पॉइंट था, जो मुद्दा था, उसको मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो दोस्तों फिर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, हम फिर वापस आ गए हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे स्टार्ट विद द स्टार्टर एंड थीसिस स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ऐसे। द थीसिस स्टेटमेंट शॉर्ट एंड प्रीसाइज होनी चाहिए आपकी। is the idea of what student is going to prove in his essay। असल में वो कहता है जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली उस आइडिया को कहते हैं कि क्या स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है। आप एनर्जी क्राइसिस प्रूव करना चाह रहे हैं, आप इकोनॉमिक क्राइसिस प्रूव करना चाह रहे हैं, आप टेररिज्म के बारे में कोई चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में प्रूव करना चाहें, तो वो आइडिया आप जो बताएंगे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट पे होगी। मैं इंशाल्लाह लिखी हुई आपको दिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे वेयर देयर आर कॉजेज, फैक्ट्स एंड सजेशन, स्टूडेंट्स कैन राइट दीज कॉजेज, फैक्ट्स एंड सजेशन इन देयर थीसिस स्टेटमेंट। तो वो कहता है कि वो भी मोस्टली स्टूडेंट अपने इसमें लिख देते हैं थीसिस स्टेटमेंट में। तो आप बेहतर है कि वही बात बताएं जो उसने पूछी हुई है। तो वो ये चीज़ें तो डिटेल में बाद में पार्ट होती हैं, यानी इंट्रो के बाद बॉडी पार्ट है, तो इसको वहाँ पे ना ही लिखें तो बेहतर है। फॉर एग्जांपल द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ पॉवर्टी ऐसे कैन बी, तो इसकी क्या, पॉवर्टी इज़ अ मल्टी फेस्टेड प्रॉब्लम डीपली रूटेड इन इट्स सोशो political and economic structure of the governance. The lack of effective political and economic governance is adversely hampering effects to cut this rising poverty। तो ये देखें, एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट पॉवर्टी पे लिखी हुई है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि करप्शन ऐसे आ गया, तो करप्शन एग्जिस्ट इन वन फॉर्म और अनदर इन देयर in all the society। The major difference in the case of Pakistan or perhaps South Asia is the extent of the pervasiveness and its implication for governance and the value system in general and the political culture। तो after that explain it and the length of an essay should be 1 page of A4। तो दोस्तों आपने जो आपकी लेंथ होनी चाहिए ऐसे की 1 पेज की, वो A4 पेज के बराबर कम होनी चाहिए। द एक्सप्लेन इट एंड द लेंथ ऑफ एन ऐसे शुड बी। ये असल में बेसिकली हम इंट्रो की बात कर रहे हैं कि इंट्रो कितना होना चाहिए। इंट्रो बेसिकली आपका 250 वर्ड तक हो। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स हैं, तो आपके पास 2500 वर्ड का ऐसे लिखना है। तो इंट्रो में कितने लिखने हैं, आपने 250 वर्ड का इंट्रो लिखना है। जब आप 250 वर्ड का इंट्रो लिखेंगे तो आपके यानी 2400 वर्ड में से यानी जो बाकी बच जाएंगे वो 2150 बच जाएंगे। उसके बाद आपने 300 वर्ड की प्रेजेंट सिचुएशन लिखनी है। उसके बाद आपके टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 550 और रिमेनिंग रह जाएंगे 2400 में से 1850। इसी तरह जेनेसिस जो है उसमें 300 आप लिखेंगे तो आपका
बाकी बच जाएगा दोस्तों 850, सॉरी आपके हो जाएंगे 850 और पीछे बच जाएंगे, यानी 2400 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो 1550। इसी तरह हिस्ट्री में 300 आपके वर्ड 1150 हो जाएंगे, जो बाकी रिमेनिंग वो इतने रह जाएंगे। एफर्ट्स में आप 300 वर्ड लिखेंगे, आपके टोटल इतने वर्ड्स हो जाएंगे, रिमेनिंग इतने रह जाएंगे। सजेशन में आप 300 वर्ड्स लिखेंगे, आपने गिने नहीं लग जाना, अंदाज़न बंदे को एक पता चल ही जाता है एक लाइन में बंदा कितने वर्ड्स लिख रहा है, एक पेजेस में कितनी लाइनें हैं, तो बंदे को आइडिया हो ही जाता है। तो आपने इस गिनती में नहीं टाइम ज़ाया करना, फिर कितने रहते हैं कंक्लूड में जब करेंगे तो 500। इसी तरह मेन कनेक्टर हैं, ये कनेक्टर भी मैं डिस्कस बताऊंगा, ये 2100 हो जाएंगे, 300 रह जाएंगे। कोटेशन जो आप 200 की लिखेंगे 2300, 100 रह जाएंगे। फिर आप मेन कनेक्टर 100 के और आपके रिमेन 2400 हो जाएंगे, और आपकी रिमेनिंग यानी कि आपका रिमेनिंग कितने रह गए, 0 रह जाएंगे। तो ये असल में वर्ड्स की आपने ये मतलब करना है। तो ये इंशाल्लाह देखेंगे अवॉइड किस चीज़ से करना है। आपने हेडिंग नहीं पे ऐसे के अंदर डालनी, आपने टेबल्स नहीं बनाने, आपने ग्राफ्स नहीं बनाने, आपने मैप्स नहीं बनाने। तो रीज़न्स फॉर इंग्लिश ऐसे फेलियर, तो उसमें आपकी जो बेसिक रीज़न है वो 2 रीज़न हैं दोस्तों, पहले भी मैंने डिस्कस किए हैं। एक तो आप डी ट्रैक हो जाते हैं कि आपसे एनर्जी क्राइसिस पूछा तो आप वहाँ पे करप्शन बताते बताते भूल ही गए हैं कि असल में मैं जो क्राइसिस एनर्जी पे बता रहा हूँ, तो आप पूरा करप्शन पे ऐसे लिख देते हैं, तो ये डिट्रैक्शन होती है। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना, हर पैराग्राफ को उसी इक्वल लेंथ देनी है, हर बात को, हर आर्ग्यूमेंट को इक्वल लेंथ में लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों आगे है हाउ टू राइट बॉडी कैसे लिखनी है। आफ्टर राइटिंग इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स नीड टू राइट द काजेज इन each paragraph. If the essay is poverty causes, fact and suggestion, then you must write down in the causes of poverty. For example, the first cause of poverty is feudalism. In this paragraph write such type of start a paragraph which student can easily justify this paragraph. तो आप जो भी काज बताएंगे उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। फॉर फ्यूडलिज्म यू कैन राइट द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान फ्यूडलिज्म feudal lords hijack the country, exerting their influence in the field. आपका हर पैराग्राफ ही बेसिकली आपका इंट्रो है, आपका ऐसे है। आफ्टर राइटिंग द ओपनिंग पैराग्राफ यू मस्ट ऑप्शन टू गिव अ फैक्ट और फिगर विद, फिगर नहीं आपने लिखने है, तो में फैक्ट के फिगर का मतलब है आप स्टैटिक्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन जस्टिफाई सेइंग मोर देन, ये देखें ना आपने स्टैटिक में मोर देन 60 to 70% ऑफ द लैंड लॉर्ड ऑक्यूपाइड द फ्यूडल लॉर्ड्स while the rest population यानी 20 to 30% land resulting in the shape of equal distribution of income. That's why poverty is increasing day by day in our major income is in the hands of 22 families who hold 60 to 70% of our land. Similarly दोस्तों आपने क्या बताना है, यू आर सपोज टू राइट अदर causes in different paragraph. After writing causes 7 to 8 paragraph then student नीड टू राइट फैक्ट, उसके आपने बताने पैराग्राफ में, एंड एज ईच एंड फैक्ट्स पैराग्राफ नॉट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफिकेशन। तो डू नॉट हैव एन आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आफ्टर डैट गिव सजेशन 3। तो आफ्टर राइटिंग, ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, इसको नोट तो करें क्या उसने लिखा है। कहता है कि आपने जो 7 से 8 आपने पैराग्राफ जब लिख लिए, देन स्टूडेंट नीड टू राइट फैक्ट्स इन 4 to 5 पैराग्राफ। एज फैक्ट्स पैराग्राफ डू नॉट हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड इट्स जस्टिफिकेशन। तो इसमें आपने ना आर्ग्यूमेंट लिखने हैं फैक्ट्स में, ना आपने जस्टिफिकेशन बतानी है। तो दोस्तों आफ्टर डैट गिविंग सजेशन इन टू 3 to 4 पैराग्राफ बाई यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स लाइक सॉन्ग, शुड, मस्ट, ought to, it is the need of hour, it is a time, इट इज़ हाई टाइम। तो इस जब आप सजेशन देंगे तो ये वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, शुड, मस्ट, ought to, इट इज़ अ नीड ऑफ आर, इट इज़ हाई टाइम। तो ये सजेशन में वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो हाउ टू राइट द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे। तो दोस्तों कंक्लूजन और एक्सप्लेनेटरी ऐसे और जो इसके बारे में ऐसे फॉर CSM PMS रिक्वायर कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज। तो इसको जो ये चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।